Hello बच्चों, let's read the question. The question is, two ideal Carnot engines operates in cascade. All heat given up by one engine is used by the other engine to produce work. मतलब एक के बाद दूसरा एकदम डायरेक्ट लगा सकता है, लगा दिया गया है. जो हीट गिव अप कर रहा है वन इंजन, वही हीट यूज की जा रही है दूसरे इंजन से वर्क को प्रोड्यूस करने के लिए. बिटवीन टेम्परेचर्स T1 and T2, the temperature of the hot reservoir of the first engine is T1 and temperature of the cold reservoir of the second engine is T2. T is the temperature of the sink of first engine which is also the source for the second engine, जो second engine के लिए source का काम कर रहा है. How is T related to T1 and T2 if both the engine performs equal amount of work? अगर दोनों इंजन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो T जो होगा वो T1 और T2 से किस तरह से रिलेट करेगा वो हमें बताना है. तो देखिए, सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता होना चाहिए. अगर हम सिर्फ एक कार्नोट इंजन की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है, यहाँ बनाते हैं. एक होता है सोर्स, जो मेरा होता है हॉट टेम्परेचर पर, जिसका टेम्परेचर यहाँ पर गिवन है T1. ये हमारा होता है सोर्स. ठीक है. फिर यहाँ पर हमारा क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस होता है. WE लिख देते, वर्किंग सब्सटेंस WS लिख देते हैं. ठीक है. ये वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से क्या लेता है, हीट लेता है. इसने हमें मान लिया Q1 हीट ली है. फिर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सिंक होता है जो लो टेम्परेचर पर होता है. लो टेम्परेचर पर जिसका टेम्परेचर हमें यहाँ कितना गिवन है, T2 गिवन है. और वर्क डन, सपोज इसने W वर्क डन किया तो बची हुई हीट जो होती है वो सिंक में डालता है. सपोज Q2 हीट बची थी वो उसने सिंक में डाल दी. तो ये जो Q1 होता है वो W प्लस Q2 के बराबर होता है. यहाँ से W जो मेरा होता है वो Q1 माइनस Q2 के बराबर आ जाता है. ठीक है. तो ये हमारा हो गया एक कार्नोट इंजन के बारे में. अब इसी के साथ कैस्केड में उन्होंने सेकंड कार्नोट इंजन भी जोड़ रखा है. ठीक है. तो अगर मैं उसका डायग्राम बनाऊं तो सपोज अगर मैं रिवर्स में चलूं तो ये मैंने मान लिया कि सोर्स है मेरे पास जिसका टेम्परेचर T1 है. यहाँ पर कोई वर्किंग सब्सटेंस हमने ले लिया WS. ठीक है. ये सपोज ले रहा है हीट उससे Q1. ठीक है. इसने वर्क डन किया W. फिर बची हुई हीट जो है वो उसने किस में डाल दी है, सिंक में डाल दी है. ठीक है. यहाँ पर सिंक है जिसका टेम्परेचर जो है वो T2 है, लेकिन यहाँ पर हमने माना हुआ है T है. ठीक है. कॉमन टेम्परेचर T है. फर्स्ट इंजन के लिए वो T2 था. फिर ये इससे जो हीट निकलेगी, ये आई हीट यहाँ पर, फिर यहाँ से जो हीट निकलेगी हमारे पास Q2 हीट, वो हमारे वापस वर्किंग, दूसरा जो वर्किंग सब्सटेंस है दूसरे इंजन का उसने ले ली. उसने कुछ वर्क डन किया सपोज W. और जो बची हुई हीट थी Q3 वो हमने किस में डाल दी, सिंक में डाल दी. और इस सिंक का टेम्परेचर जो है वो T2 दे रखा है. ये वाला जो है मेरे पास वो कॉमन है. ठीक है. ये पहले वाले कार्नोट इंजन के लिए तो सिंक का काम कर रहा है और दूसरे वाले कार्नोट इंजन के लिए सोर्स का काम कर रहा है. ठीक है. ये कॉमन है जिसका टेम्परेचर T है. इतना आपको समझ में आया. ठीक है. अब हम आगे प्रोसेस करते हैं. हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है, फर्स्ट कार्नोट इंजन जो वर्क डन करेगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, W इक्वल्स टू θ1 माइनस θ2. ये फर्स्ट कार्नोट इंजन की बात कर रहे हैं हम. और जब हम सेकेंड वाले कार्नोट इंजन की बात करेंगे तो देखिए इसके लिए कितना हो जाएगा, W Q2 हीट ले रहा था, Q2 छोड़ रहा है और W वर्क डन किया तो Q2 माइनस Q3 के बराबर हो जाएगा. Q2 माइनस Q3 ये हो जाएगा सेकेंड वाले कार्नोट इंजन के लिए वर्क डन. अब इक्वल, दोनों वर्क डन इक्वल हैं. ठीक है. तो Q1 माइनस Q2 जो मेरा है वो Q2 माइनस Q3 के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ से Q1 प्लस Q3 की जो वैल्यू आएगी, Q2 की तरफ रख दिया, 2Q2 के बराबर आ गई है. अब हम जानते हैं कि अगर फर्स्ट वाले कार्नोट इंजन की बात करें तो फर्स्ट वाले कार्नोट इंजन के लिए जो रेशियो है θ1 अपॉन T1 का वो बराबर होगा θ2 अपॉन T के, क्योंकि थीटा जो होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है. तो इसमें सोर्स का तो है T1 और हीट Q1 है और सिंक का है टेम्परेचर T और हीट कितनी है, Q2 है. तो फर्स्ट इंजन के लिए हमने ये लिख दिया. अब सेम अगर मैं सेकंड इंजन के लिए लिखना चाहूँ तो सेकंड इंजन में देखिए जो हमारे पास सिंक जो था वो सोर्स का काम कर रहा था, तो वो Q2 अपॉन T जो होगा वो बराबर होगा मेरा सोर्स की में क्या था, Q3 अपॉन T2 के बराबर. ठीक है. तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q3 और Q2 की वैल्यू पुट कर देंगे. Q3 जो मेरा हो जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो हो जाएगा T2 Q2 अपॉन T. यहाँ से हमने निकाल दी Q3 की वैल्यू और पहले वाले से हमने निकाल दी Q2 θ2 की वैल्यू. ये जो फर्स्ट वाली एप्लीकेशन थी यहाँ से मैंने लिख दिया है θ2, वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, θ1 T अपॉन T1.
तो ये थीटा टू सॉरी जो Q3 और Q2 है उनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो ये मेरे पास क्या बनेगा Q1 प्लस Q1 T2T अपॉन T1, वो मेरा इस वाले इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं ये वैल्यूज सारी, ठीक है। Q3 और Q2 की वैल्यूज जो है जो हमने इन दोनों से निकाली हैं वो हम इस इक्वेशन को फर्स्ट टर्म फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा 2Q1T अपॉन T1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी T1 प्लस T2 अपॉन T1, ये मेरा बराबर आ जाएगा 2T अपॉन T1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम सॉल्व करेंगे तो T जो मेरा आता है वो आता है T1 प्लस T2 अपॉन 2 के बराबर। तो जो सिंक हमारा था फर्स्ट इंजन के लिए और सेकंड इंजन के लिए जो सोर्स था उसका टेम्परेचर जो है वो कितना आया है T1 प्लस T2 अपॉन 2 के बराबर। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।